हेलो एवरीवन, दिस इज़ बाबू स्नेही और आज हम 10th नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। इस न्यूज़ में हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रीलिम्स एंड मेंस में हम करंट अफेयर्स को हमारी प्रिपरेशन के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। 14 सोल्जर्स अमंग 26 किल्ड इन पाकिस्तान रेलवे ब्लास्ट इन बलूचिस्तान। तो एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की डेथ हुई है और ये जो पर्टिकुलर अटैक है ये हुआ है बलूचिस्तान रीजन में। अब क्योंकि ये बन चुकी है अब प्लेस इन न्यूज़, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर इंटरनेशनल लोकेशन जो कि न्यूज़ में आती है, प्रीलिम्स उस पर बहुत ही इजीली क्वेश्चंस बना देता है, मेनली ज्योग्राफी से रिलेटेड, और वो प्लेस न्यूज़ में क्यों है ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो अटैक है वो बलोच लिबरेशन आर्मी ने क्लेम करा है। अब ये क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, पाकिस्तान की ये जो पूरी कंट्री है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है, ये इंडिया के वेस्टर्न रीजन में आती है। लेकिन ये जो पूरा रीजन है पाकिस्तान के जो और नेबरिंग कंट्रीज़ में है, उनमें अफ़गानिस्तान भी आता है और ईरान भी आता है। तो पाकिस्तान का वो साउथ वेस्टर्न रीजन, यहाँ पे जो पाकिस्तान की प्रोविंस है उसका नाम है बलूचिस्तान। तो ये जो पूरा रीजन है ये बलूचिस्तान है, जो कि पाकिस्तान के अंदर ही आता है। लेकिन आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बलूचिस्तान का रीजन है पाकिस्तान के अंदर, उसी नाम का बलूचिस्तान और सिस्तान बलूचिस्तान नाम से एक और प्रोविंस है जो कि ईरान का है, क्योंकि ईरान की जो टेरिटरी है वो फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इसके बियॉन्ड ईरान की टेरिटरी है और इसके राइट साइड में पाकिस्तान की टेरिटरी है। तो ये जो रीजन है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, और ये जो रीजन है ये ईरान का बलूचिस्तान है जिसका नाम है सिस्तान बलूचिस्तान। तो इससे एक चीज़ आपको थोड़ी सी समझ में आ रही होगी कि जो बलूचिस्तान है वो बॉर्डर के पाकिस्तान और ईरान की दोनों साइड है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बलोच एक एथनिसिटी है, और इस एथनिसिटी के लोग इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले हिस्टोरिकली इस पूरे रीजन में रहते थे। कुछ बलोच आइडेंटिटी के लोग अफगानिस्तान में रहते हैं, काफ़ी सारे बलोच आइडेंटिटी के लोग ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में भी रहते हैं। तो ये एक पूरा रीजन था। इंडिपेंडेंस के बाद चीज़ें थोड़ी चेंज होती है, एंड जो बलूचिस्तान के राजा थे उनको भी ऑप्शन दिया गया था कि या तो वो इंडिया में मर्ज हो सकते हैं, या वो पाकिस्तान में मर्ज हो सकते हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो बलूचिस्तान के तब जो लीडर थे उन्होंने इंडिपेंडेंस चुनी कि हमें पाकिस्तान में भी नहीं मिलना। बट कुछ डिप्लोमेटिक और कुछ मिलिट्री एक्शन के कारण बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट बन जाता है, और तब से ही ये जो मूवमेंट है, थोड़ा सा सेपरेटिस्ट मूवमेंट यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे बलोच एथनिसिटी के कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग डिमांड करते हैं कि उन्हें पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस चाहिए। ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है जब पाकिस्तान चाइना के साथ आके एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च करती है। अब इससे बलोच लोगों को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जो CPEC है ये बलूचिस्तान से होता ही जा रहा है। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो यहाँ से चालू होता है, वो होते 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 बलूचिस्तान से जाता है और वो ग्वादर पोर्ट में पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें क्या होगा, ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा बलूचिस्तान के अंडर, ऊपर से लेके नीचे तक, और ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, मतलब यहाँ पे बहुत बड़े हाईवेज बनेंगे, कुछ रेलवे लिंक्स बनेंगी, और पूरे पाकिस्तान को टॉप टू बॉटम कनेक्ट कर दिया जाएगा। और ये जो कॉरिडोर बनेगा ना पूरा पाकिस्तान के अंदर, ये बाय द वे पाकिस्तान तक नहीं रुकेगा, ये पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये जो रीजन है जिसको हम गिलगिट बल्तिस्तान भी बोलते हैं, POK से होता हुआ ये चाइना जाएगा। तो ये बन क्यों रहा है? ये बन इसलिए रहा है ताकि चाइना जो है उसको ईजिली ये वाला जो सी है यहाँ पे अरेबियन सी, और यहाँ पे जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, उसका एक डायरेक्ट कांटेक्ट मिल जाएगा। तो चाइना का जो कश्मीर रीजन है, जो चाइना की शिनजियांग प्रोविंस में आता है, क्योंकि चाइना का जो वेस्टर्न रीजन है ये शिनजियांग प्रोविंस ही में ही आता है, और ये वेस्टर्न रीजन जो है इसके नीचे है पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, और उससे फिर पाकिस्तान चालू हो जाता है, और वो करते 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 नीचे ग्वादर तक पहुंच जाते हैं। एंड ग्वादर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है अरेबियन सी के ठीक ऊपर, और ग्वादर पोर्ट के देखो इधर पर्शियन गल्फ, रेड सी, ये चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल जो वर्ल्ड का वो वहाँ से नेविगेट करता है, और चाइना को इस ऑयल का एक्सेस भी चाहिए, तो वो भी इम्प्रूव चाइना के लिए होता है। बलूचिस्तान को लगता है ये पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ जो एलिट पाकिस्तानीज़ हैं और चाइना है
उनको ही फ़ायदा देगा, जो लोकल बलोच पॉपुलेशन है उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। देखो बलूचिस्तान एक ऐसी प्रोविंस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स भी हैं, वहाँ पे गैस और ऑयल के भी काफ़ी रिजर्व्स हैं, और जितना यहाँ से माइन होके बाकी पाकिस्तान के एरियाज़ में जाता है उसका बेनिफिट बलोच लोगों को नहीं मिलता। तो ये भी एक आपको ध्यान रखना है। तो इसी को कहते हैं रिसोर्स कर्स, कि जो रीजन जिसके पास जितना ज़्यादा रिसोर्स है उसको उतना ही ज़्यादा लूटा जाता है और उतना लौटाया नहीं जाता। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके कारण बलोच जो कुछ लोग हैं वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आपको कुछ ध्यान रखना है। उसके अलावा ये पूरे पाकिस्तान का सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, लेकिन फिर भी लार्जेस्ट स्टेट है। ये दोनों फैक्ट्स आपको थोड़े से पता होने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है। इस पर्सपेक्टिव से आपको बलूचिस्तान की लोकेशन और उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। एंड इंडिया ने हिस्टोरिकली एक न्यूट्रल स्टैंड ही रखा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी भी और दूसरी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करें। ये हमारा एम नहीं है। इसलिए इंडिया बलूचिस्तान को न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखता है, एटलीस्ट फॉर नाउ। फ्यूचर में क्या हो वी कैन नॉट से। एंड ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ यहाँ पे आपको देखनी है कि ये जो ग्वादर पोर्ट है, ये जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, जो कि बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर ही आता है, इसके ठीक अगर आप बॉर्डर क्रॉस कर लो, क्योंकि ये जो ब्लैक वाला रीजन है यहाँ से ईरान चालू हो गया, तो इसको अगर आप ठीक बॉर्डर क्रॉस करो तो यहाँ पे एक और पोर्ट है ईरान के अंदर। और ये जो पोर्ट है ना ईरान के अंदर, ये ईरान की सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर आता है। इसका नाम है चाबहार पोर्ट। और चाबहार पोर्ट, इंडिया चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है ईरान के अंदर। तो आप देख सकते हो कि जो चाबहार पोर्ट जिस पे इंडिया और ईरान साथ में काम कर रहे हैं, और ग्वादर पोर्ट जिस पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आके रुकेगा, ये काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको होनी चाहिए। इसी और ऐसी टाइप की न्यूज़ पर, इन्हीं टाइप के जोग्राफिकल नगेट्स पर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, रैंसमवेयर अटैक हिट्स क्रूशल डिफेंस यूनिट लास्ट ईयर। सो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ना, इसमें बहुत सारे टर्म्स लिखे हैं एंड बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। तो एक बार उन कीवर्ड्स को देख लेते हैं, उन टर्म्स को देख लेंगे। उससे क्या है, बहुत सारी चीज़ें सिंपल हो जाएगी समझना। तो न्यूज़ देखते हैं पहले, फिर उन कीवर्ड्स को भी समझेंगे। तो जो एक पर्टिकुलर रिपोर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की, वो ये बता रहा है कि एक डिफेंस यूनिट पर बहुत बड़ा रैंसमवेयर अटैक हुआ था। अभी डिफेंस यूनिट कौन सी है इसकी अभी तक आइडेंटिटी रिलीज नहीं करी गई है, बट एक बहुत बड़ा रैंसमवेयर अटैक किया था। अभी रैंसमवेयर क्या होता है? देखो रैंसमवेयर को आप दो पार्ट्स में तोड़ सकते हो, रैंसम और वेयर। ये जो वेयर है ये एक शॉर्ट फॉर्म है सॉफ्टवेयर का, तो ये एक सॉफ्टवेयर है पहली बात। और रैंसम क्या होता है? रैंसम होती है फिरौती। जैसे लोग बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, फिर उनके पेरेंट्स से फिरौती मांगते हैं। ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या है, सपोज एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में कैसे ना कैसे करके किसी साइबर क्रिमिनल ने इस कंप्यूटर में कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया, कोई रैंडम सॉफ्टवेयर डाल दिया जो साइबर क्रिमिनल ने खुद ने शायद बनाया होगा। अब ये जो सॉफ्टवेयर है कैसे करके भी इस कंप्यूटर में पहुंच गया। कैसे पहुंच सकता है? ईमेल के थ्रू पहुंच सकता है, पेन ड्राइव के थ्रू पहुंच सकता है। कैसे भी ये सॉफ्टवेयर जो किसी साइबर क्रिमिनल ने बनाया है वो एक कंप्यूटर के अंदर पहुंच गया। अब क्या होगा, जो पर्सन इस कंप्यूटर का ओनर है, जब वो इस कंप्यूटर को चालू करेगा तो वो कंप्यूटर को एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। वो कंप्यूटर की फाइल्स को, कंप्यूटर का डेटा को, कंप्यूटर के जो एप्लीकेशंस है कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर साइबर क्रिमिनल ने इंस्टॉल कर दिया इसके कंप्यूटर पे, इसने पूरे कंप्यूटर को किडनैप कर लिया। एक तरह से पूरे कंप्यूटर को इसने कैप्चर कर लिया। और अब क्या होगा, सिंपल, जब उसने कंप्यूटर को का पूरा एक्सेस रोक लिया, तो जो सॉफ्टवेयर है उसमें लिखा होगा कि आप इस लोकेशन पे या इस पर्टिकुलर एड्रेस पे, मतलब ऑनलाइन एड्रेस पर आप इतने पैसे भिजवा दो और आपका जो कंप्यूटर का एक्सेस है आपको मिल जाएगा। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि जब लोग पैसे दे भी देते हैं, ये जो रैंसम मांग रहे हैं, ये जो फिरौती मांग रहे हैं, ये दे भी देते हैं, तब भी उनको एक्सेस नहीं मिलता। कुछ केसेस में मिल भी जाता है। तो ये एक रैंसमवेयर का तरीका है जिसमें कंप्यूटर के जो एप्लीकेशंस है उन्हीं को किडनैप कर लिया जाता है, और जो साइबर क्रिमिनल है वो पैसे लेकर कंप्यूटर का वापस पूरा जो एक्सेस है वो दे देते हैं ओनर को। बट ये कॉन्सेप्ट है, इन रियलिटी एक्सेस फिर भी नहीं मिलता बहुत ज़्यादा केसेस में। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो कंप्यूटर ब्लॉक हो गया एक मालवेयर के थ्रू। अब मालवेयर क्या है? मालवेयर बहुत ही सिंपल टर्म है। अगेन, वेयर मतलब सॉफ्टवेयर और माल मतलब बैड। सिंपल सा इसका यही मतलब है। तो मालवेयर मतलब एक बैड सॉफ्टवेयर।
ये आपको ध्यान रखना है। तो वही होता है रैंसमवेयर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था क्रिटिकल डिफेंस यूनिट पे। जो ये रिपोर्ट है वो बता रही है कि और भी अटैक्स हुए हैं। जैसे एक डीडॉस अटैक हुआ था क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी। डीडॉस अटैक क्या होता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अटैक है। इसमें बेसिकली आपने देखा होगा ना कि कभी कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट वेबसाइट है जिस पे सपोज कोई रिजल्ट अनाउंस हुआ है या कोई नया एग्जाम अनाउंस हुआ है और आपको उसका फॉर्म भरना है। तो ये आपने भी पर्सनली ऑब्जर्व करा होगा कि ऐसी वेबसाइट्स पे जो अ, इतने सारे कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स एक साथ आते हैं, जिसके कारण जो वेबसाइट है वो हैंग करती है बहुत ज़्यादा, और कभी कभी तो क्रैश भी कर जाती है। ऐसा बहुत बार होता है गवर्नमेंट वेबसाइट्स के कारण, गवर्नमेंट वेबसाइट्स के ऊपर। तो ये ही टाइप का अगर चला करके कोई अटैक कर रहे हैं तो उसी को डीडॉस डीडॉस अटैक बोलते हैं। इसमें क्या है, सपोज एक पर्सन है जिसकी कोई वेबसाइट है और उस पे ना नॉर्मल ही लोग आते हैं, ज़्यादा लोग नहीं आते, कम भी नहीं आते, मीडियम अमाउंट के लोग आते हैं। लेकिन कोई साइबर क्रिमिनल है जो चाहता है कि इस वेबसाइट को कोई भी एक्सेस ना कर पाए। अब वो साइबर क्रिमिनल किसी दूसरे पर्सन की वेबसाइट को डिस्प्ले होने से या एक्सेस होने से कैसे रोक सकेगा? तो वो क्या करता है, इस वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भेजता है। ट्रैफिक मतलब वो बहुत सारे कंप्यूटर्स के थ्रू या बहुत सारे लिंक्स के थ्रू यहाँ पे बॉट्स भेज देता है, रोबोट्स भेज देता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बॉट्स होते हैं। कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं जिसके थ्रू यहाँ पे एक तरह से आप मान सकते हो कि वेबसाइट को लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। अब वो लोग नहीं होते, वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। बट द थिंग इज कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक एक साथ वो इस वेबसाइट पे भेज देंगे तो वेबसाइट ओवरलोड हो जाएगी और क्रैश हो जाती है या हैंग हो जाती है। तो अगर कोई नॉर्मल इंसान जिसको उस वेबसाइट से कुछ काम था, वो अब उस वेबसाइट को एक्सेस कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो वेबसाइट हैंग हो गई है या फिर क्रैश हो गई है। तो बेसिकली इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, क्योंकि अब मैं वो वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पा रहा ना, तो मेरी सर्विस को डिनाई कर दिया गया। ये है जो सर्ट इन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बॉडी है इंडिया के अंदर, जो कि जो ओवरऑल साइबर अटैक्स हैं उनसे डील करती है। उसकी एक रिस्पॉन्स टीम है। वो बोल रही है कि अराउंड 16 लाख सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हुए थे 2023 में। ये इंपॉर्टेंट डेटा है मेंस के लिए। मेंस में जब आप इंटरनल सिक्योरिटी में साइबर अटैक्स के बारे में कुछ लिखोगे तब आपको ये पता लगेगा। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स और कीवर्ड्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करे हैं, उन सब पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, जहाँ पे आपसे बोल दिया जाता है कि कितने टाइप के अटैक्स हैं, उनको आपको लिस्ट करना है। कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी न्यूज़ के अंदर, इसी आर्टिकल के अंदर ये बहुत सारे अटैक्स मेंशन्ड है। अब क्योंकि देखो, जो साइबर अटैक्स हैं वो तो बहुत सारे हैं, दे आर वेरी मैनी, दे आर क्वाइट अ फ्यू। बट द थिंग इज कि जो एक्चुअली न्यूज़ में आ जाते हैं उन पे क्वेश्चंस बनने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब इन अटैक्स को भी देख लेते हैं क्योंकि ये इस न्यूज़ आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो पहला यहाँ पे लिखा है वेबसाइट इंट्रूजन एंड मालवेयर प्रोपगेशन। ये बहुत ही बेसिक इसका नाम है और इसका जो तरीका है वो भी काफ़ी सिंपल है। सिंपल सी बात है, किसी वेबसाइट को हैक करना। ठीक है, एक वेबसाइट का जो सिस्टम है उसमें हैक कर देते हैं और उस वेबसाइट पर कोई ना कोई मलिशियस मतलब कोई बुरी इंटेंशन वाला एक सॉफ्टवेयर या फिर मालवेयर जो है उसको इंस्टॉल कर देते हैं। और ये जो मालवेयर है, ये जो भी इंसान इस वेबसाइट को अब एक्सेस करेगा उस उसके कंप्यूटर के अंदर ये जो सॉफ्टवेयर है वो इजीली डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब ये डाउनलोड भी हो सकता है या फिर वेबसाइट के अंदर उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया। सपोज एक ऐसी वेबसाइट है, गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है, ठीक है, और लेट अस से बैंक की वेबसाइट है। अब बैंक के अंदर मैं अपना ऑनलाइन आईडी और पासवर्ड या मान लेते कुछ कार्ड डिटेल्स डाल रहा हूँ, और इस वेबसाइट इंट्रूजन के थ्रू जो कोई साइबर क्रिमिनल है उसने इस वेबसाइट को हैक करके इसके अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया कि जब जब मैं अपनी ये इन्फॉर्मेशन डालूंगा ना, तो ये जो मैं इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ ये बैंक के पास नहीं जाएगी, ये जाएगी साइबर क्रिमिनल के पास। तो ये होता है वेबसाइट इंट्रूजन एंड मालवेयर प्रोपगेशन। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। और ये भी है कि सपोज यहाँ पे मैंने एक सॉफ्टवेयर डाल दिया और जैसे ही मैंने इस वेबसाइट पे कोई भी बटन क्लिक करा तो वो जो सॉफ्टवेयर वेबसाइट पे अपलोड हुआ था वो मेरे कंप्यूटर में भी डाउनलोड हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, डेटा स्टील करने के लिए काम आ सकता है, सिस्टम को ख़राब करने के लिए काम आ सकता है ये पर्टिकुलर तरीका। देन मलिशियस कोड्स, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ये कोड्स हैं, दीज आर हार्मफुल स्क्रिप्ट्स और प्रोग्राम्स लाइक वायरस, वर्म्स, ट्रोजन्स, जो कि सिस्टम की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं इन जनरल। एक सिंपल सी बात है, डेफिनेटली ये कुछ ऐसे कोड्स हैं। कोड्स क्या होता है, एक सिंपल कोडिंग का एक स्क्रिप्ट होती है या फिर कोई छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं
या ये प्रोग्राम का मतलब सॉफ्टवेयर ही है। सॉफ्टवेयर भी नहीं, इनको मालवेयर बोलना चाहिए, क्योंकि ये मलिशियस सॉफ्टवेयर हैं जिनकी इंटेंशन खराब है, या ये बैड सॉफ्टवेयर है। तो ये जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स, छोटे छोटे मालवेयर्स बना दिए जाते हैं, और ये ना आपको पब्लिक कंप्यूटर्स में ज़्यादा मिलेगा। जैसे ऐसे बहुत बार होता होगा, आपने भी पर्सनली नोटिस करा होगा कि अगर आप लाइब्रेरी में कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, कॉलेज में कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, तो इट इज़ पॉसिबल कि किसी रैंडम इंसान ने उसके सीपीयू में ना कोई सॉफ्टवेयर ऐसा इंस्टॉल कर दिया। तो अगर आपने भी इसी सीपीयू के अंदर कोई पेन ड्राइव डाली, तो वो जो सॉफ्टवेयर था, वो जो मालवेयर था, वो किसी भी टाइप का हो सकता है। वायरस हो सकता है, वर्म हो सकता है, ट्रोजन हो सकता है। वो जंप करके आपकी पेन ड्राइव में आ जाएगा, और उसको जब आप अपने कंप्यूटर में डालोगे तो डेफिनेटली वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉज करेगा। अब वो कुछ भी कर सकता है, वो डेटा स्टील कर सकता है, वो जो फाइल्स है उसको डैमेज कर सकता है, या फिर वो एक ऐसा लूप होल बना देगा आपके कंप्यूटर में ताकि फ्यूचर में और अटैक्स हो पाए। मतलब जो भी साइबर क्रिमिनल करना चाहता है वो उस टाइप से इस कोड को बना सकता है। देन फिशिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक तरीका है। फिशिंग का देखो यहाँ पे PH यूज़ करा गया है, वैसे ये लिखता फिशिंग जैसा ही है। तो फिशिंग में आप क्या करते हो, एक बहुत बड़ी फिशिंग रॉड होती है, उसको समुद्र में फेंकते हो और एक बेट रखते हो, और एक जो मछली है वो यहाँ पे आती है, और इसको जैसे ही वो चबाती है, कोई भी इंसान फिशिंग रॉड से उस मछली को पकड़ लेता है। तो यही चीज़ हो रही है ऑनलाइन बेसिकली। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अटैकर है वो फेक ईमेल भेजते हैं, और वो लेजिटिमेट सोर्सेज के जैसे प्रिपेयर अपने आप को प्रपोज करते हैं। इसके कारण लोगों को ट्रिक हो जाते हैं एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी रिवील कर देते हैं। सपोज SBI का किसी को मेल आया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, कि आपका जो अकाउंट है वो हैक हो गया है, आप हमारे इस लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल्स दो ताकि हम आपका जो कार्ड है उसको वापस रिन्यू कर पाए। अब ऐसा जो मेल है वो SBI ने नहीं भेजा है, लेकिन जो मेल आईडी आई है उस पर्सन के पास, वो SBI की मेल आईडी से बहुत मिलती जुलती है। एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, बट काफ़ी सिमिलर है। तो जिस इंसान के पास ये मैसेज आया है या मेल आया है, उसको लगेगा ये ऑफिशियल है, और वो क्या करेगा, उस लिंक पे क्लिक कर देगा, और वहाँ पे जाके वो अपनी बैंक डिटेल्स भी डाल देगा। जबकि ये जो वेबसाइट है ना, ये ऑफिशियल SBI की वेबसाइट ही नहीं है, ये तो किसी साइबर क्रिमिनल की वेबसाइट है। तो इसी को फिशिंग कहते हैं। बहुत ही ये इंटरेस्टिंग एक साइबर अटैक का तरीका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देन DDoS, ये अभी हमने देखा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। इसमें अटैकर्स ओवरवेल्म कर देता है या फिर ओवरलोड कर देता है किसी भी वेबसाइट को बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक भेज के, ठीक है, एंड मल्टीपल सोर्सेज से ट्रैफिक आता है, वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली अनयूजेबल हो जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देन वेबसाइट डिफेसमेंट, ये थोड़ा सा प्रोटेस्ट वाला तरीका है। इसमें आपने बहुत बार न्यूज़ सुनी होगी कि किसी गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर जो नॉर्मल वेबसाइट थी, अगर आप अब उस वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे एक मैसेज लिखा होगा, और ये मैसेज कुछ भी हो सकता है जो साइबर अटैकर उस वेबसाइट के व्यूअर्स को दिखाना चाहता है। लेट से कोई बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जो कि अनएथिकल काम कर रही है, कुछ बहुत ही बड़ी कंपनी है जो कि बहुत अनएथिकल काम कर रही है। तो साइबर क्रिमिनल क्या करेगा, वो इस वेबसाइट को हैक कर लेगा और यहाँ पे एक मैसेज डिक्लेयर कर देगा कि ये कंपनी अनएथिकल है। तो ये एक टाइप का क्या हो गया, उसने वेबसाइट का जो ओवरऑल कैरेक्टर था वो बदल दिया, उस वेबसाइट पे जो दिखता था वो भी बदल गया, इसलिए इसको डीफेसमेंट बोला गया है। तो ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए। ऐसे टर्म्स ना प्रीलिम्स में आ जाते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करने में अब आसानी होगी, और मेंस में भी ये पूरी लिस्ट आपसे पूछी जा सकती है, तो वो भी आप लिख सकते हो। देन अनऑथराइज्ड नेटवर्क स्कैनिंग एक्टिविटीज़, ये अगेन समझना काफ़ी सिंपल है। इसमें हैकर जो हैं वो बहुत सारे नेटवर्क को ढूंढते हैं और उसकी वीक पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। मतलब एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है। अब ये नेटवर्क कैसा भी हो सकता है। जो आपके घर में नेटवर्क है, सपोज आपका जो फ़ोन है वो आपकी स्मार्ट वॉच से कनेक्टेड है ब्लूटूथ से, और इसी टाइम जो आपका फ़ोन है आपके लैपटॉप से कनेक्टेड है, ठीक है, एंड आपका जो फ़ोन है और आपका जो लैपटॉप है ये वाईफाई राउटर से कनेक्टेड है। तो ये जो छोटा सा नेटवर्क आपका बन गया है ना, ये एक छोटा नेटवर्क हो गया। बट वैसे ही बड़े बड़े ऑफिस में बहुत ही बड़े नेटवर्क्स होते हैं, और पूरे सिटी में तो और भी बड़ा नेटवर्क होगा। तो इन्हीं नेटवर्क के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, स्कैन करते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ सिक्योरिटी की कमी है। माने तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी के अंदर एक छोटे से ऑफिस में कोई लेट से कोई वायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं है, तो ये पूरा स्कैन करके पता चल जाएगा साइबर क्रिमिनल को कि इस कंप्यूटर में कोई वायरस प्रोटेक्शन सर्विस नहीं है, और वो वहाँ पे वायरस इंस्टॉल कर देंगे, जिसके कारण पूरे नेटवर्क में वो चीज़ पहुँच जाएगी। तो ये एक प्रिपरेटरी स्टेप होता है स्कैनिंग करना, जिसके बाद वो अटैक करते हैं। देन डेटा ब्रीचेस, ये तो सिंपल है, इसका मतलब कि इन ये जितने भी मैंने आपको तरीके बताए ना,
इन सब में से कोई ना कोई तरीका यूज़ करके अगर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लोगों की चुरा ली तो उसको बोला जाता है कि डेटा ब्रीच हो चुका है। तो ये सारे साइबर अटैक्स थे जो कि इस न्यूज़ के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, इसलिए मैंने अलग से इनको एक्सप्लेन करा है क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन है, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो जो चीज़ें न्यूज़ में होती हैं, चाहे वो स्टैटिक का ही पोर्शन हो, प्रीलिम्स यूपीएससी उस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करके क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, एक्सेसिबिलिटी फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स इज अ फंडामेंटल राइट, रूल्स टॉप कोर्ट। सो जो डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं जो कि इंडिया के चीफ जस्टिस हैं, क्योंकि वो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वो ये बोल रहे हैं कि जो दिव्यांग लोग हैं या फिर जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, जिनको हम दिव्यांग या फिर डिफरेंटली एबल्ड, ये काफ़ी कुछ टर्म्स है जो आपको ध्यान होनी चाहिए। डिसेबल्ड पर्सन्स की जगह आप दिव्यांग जन बोल सकते हो या फिर स्पेशली एबल्ड या फिर डिफरेंटली एबल्ड, ये टर्म्स भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो लोग हैं, ये जो सीजेआई ये बोल रहे हैं कि अगर हमने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दिव्यांगजन के लिए काफ़ी कंफर्टेबल बना दिया, तो ये हमने कोई उन पे एक्स्ट्रा एहसान नहीं करा, क्योंकि ये चीज़ें तो उनकी फंडामेंटल राइट ही है। ये जो एक्सेसिबिलिटी है ना, ये फंडामेंटल राइट है। आप बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में गए होंगे जहाँ पे आपको कुछ रैम्प्स दिखे होंगे, ठीक है, रैम्प्स होते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो रैम्प्स है ना, इनका जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि कोई व्हील चेयर से अगर इन रैम्प्स पे आ भी रहा है तो वो ढंग से चढ़ भी नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा एंगल है। बहुत बार ऐसा होगा जो मेट्रो स्टेशन हो गए या जो पब्लिक बसेस हो गई, उसमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे जो दिव्यांगजन है उन पे चढ़ के वहाँ पे पहुँच पाए। अगर कोई दिव्यांगजन सड़क के फुटपाथ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना चाहता है, लेकिन फुटपाथ पे गाड़ियाँ खड़ी है, रोड्स जो साइकिल्स और बाइसिकल्स पार्क्ड हैं, जो फुटपाथ है बहुत जगह से टूटा हुआ है, तो आपको क्या लगता है क्या वो ब्लाइंड पर्सन इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच पाएगा? नहीं। तो जो हमारा अभी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस कंडीशन में नहीं है जिससे जो स्पेशली एबल्ड या फिर डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं वो एक्सेसिबिलिटी इंजॉय कर पाए। और सीजीआई बोल रहे हैं कि ये जो लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी है ना इन लोगों के लिए, ये उनकी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। The Supreme Court has confirmed that disabled person right to access environments and services and opportunities ये essential human right है, लेकिन ये ग्राउंड पे रियलाइज नहीं है, ये उन्होंने बोला है। एंड डिसेबिलिटी, और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है, वो ये बोल रहे हैं कि डिसेबिलिटी कोई ट्रेजेडी नहीं है, वो ट्रेजेडी तब बन जाती है जब सोसाइटी फेल हो जाए इन लोगों को एसेंशियल थिंग्स प्रोवाइड करने के लिए। अगर उनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए, तो वो उनकी डिसेबिलिटी के कारण, उनकी डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, वो सोसाइटी का फेलियर है कि वो एक बेसिक चलने का पाथ भी नहीं बना पाए इन लोगों के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डिसेबिलिटी ट्रेजेडी तब बनती है जब सोसाइटी फेल कर जाती है इन लोगों को प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी देने के लिए। एंड जो सीजीआई है वो एक बहुत ही नया एक आउटलुक लेके आए। ये चीज़ें वैसे पता तो होती है, बट द थिंग इज़ कि इन पे ज़्यादा बात नहीं होती। वो बोल रहे हैं कि जो दिव्यांगजन है उनकी जो इमोशनल नीड्स हैं, जैसे प्रिवेसी, ये काफ़ी बार ओवरलुक कर दी जाती है और इन लोगों के पास प्राइवेट स्पेसेस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूजुअली हम जब भी एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं डिफरेंटली एबल्ड के लिए, तब हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रैम्प्स, ब्रेल वाले बोर्ड्स, ताकि जो ब्लाइंड पीपल है वो पढ़ पाएँ, इनकी बात करते हैं। लेकिन जो उनकी इमोशनल नीड्स हैं उनकी बात हम नहीं करते, और स्पेशली जो उनकी प्रिवेसी है ये कॉम्प्रोमाइज़ रहती है ज़्यादातर केसेस में। तो ये भी उन्होंने हाईलाइट करा है। एंड उन्होंने बोला कि एक्सेसिबिलिटी कोई कन्वीनियंस नहीं है, ये उनकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है ताकि वो अपनी राइट्स फुली एंजॉय कर सके, ये चीज़ है। देन उन्होंने ये भी बोला है कि जो गवर्नमेंट की अटेंशन है वो सोशल मोड ऑफ डिसेबिलिटी पर जानी चाहिए। ये क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि इसमें आप डिसेबल्ड लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए उनको ही फिक्स करने का काम नहीं कर रहे, आप सोशल जो बैरियर्स हैं या जो सोसाइटल बैरियर्स हैं उनको कम करने का काम कर रहे हो। जैसे सपोज कोई पर्सन है जो कि ब्लाइंड है, तो आपने उनको ब्रेल पढ़ना सिखा दिया, आपने उनको वॉकिंग स्टिक दे दी, एक मोबाइल फ़ोन दे दिया जो लेट से साउंड्स कलेक्ट करके बताता रहता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो ये तो आपने उस पर्सन पे ओनस डाल दिया कि वो अपनी लाइफ को और ज़्यादा फिक्स करे। बट क्या आपके पास वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जो बोर्ड्स हैं क्या वो ब्रेल में लिखे हैं? क्या जो पब्लिक बस है
क्या उसमें रैंप ऑटोमेटिकली है कि वो बस पे इंसान चढ़ पाए? क्या जो फुटपाथ है क्या वो एकदम परफेक्ट है कि ये पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच पाए? तो जब सोसाइटल मॉडल जो है या सोशल मॉडल है डिसेबिलिटी का, वो ये कहता है कि आप सोसाइटल बैरियर्स को खत्म करो। उन लोगों को फिक्स करने की जरूरत तो है थोड़ी सी, बट सिर्फ उस पर फोकस करने की जगह आप सोसाइटल बैरियर्स को भी फिक्स करना जरूरी होता है, उनको रिमूव करना जरूरी होता है। इससे ओवरऑल जो एक्सेसिबिलिटी है वो इंप्रूव होगी और वो इनेबलमेंट का काम करेगा। नेक्स्ट न्यूज़, डोमेस्टिक सेवर्स टू ऑफसेट फॉरेन इन्वेस्टर एक्सोडस। ये बहुत ही लोडेड एक न्यूज़ है, लेकिन इसमें बहुत सारे की वर्ड्स और टर्म्स भी मैंशनड है। मैं आपको पहले वो की वर्ड्स और की टर्म्स को समझाऊंगा, उसके बाद ये जो न्यूज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगी समझना। ठीक है, तो इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स है जिस पे एक बार डिस्कस करते हैं। देखो क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनको ज़रूरत होती है पैसे की, इनको पैसा चाहिए, इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए अपना काम करने के लिए। तो ये क्या करती है, ये स्टॉक मार्केट से मनी को रेज करती है, पैसे को उठाती है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग, आप मेरे जैसे लोग, बड़े बड़े जो कंपनीज हो गई और बड़े बड़े बैंक्स हो गए और डिफरेंट, इनफैक्ट जो कुछ गवर्नमेंट्स भी होती हैं, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट के थ्रू इन कंपनीज को पैसा देते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक फिनोमेना है कि हमने क्या करा, इस कंपनी को पैसा दे दिया स्टॉक मार्केट के थ्रू, लेकिन हमें क्या मिला, हमें मिलते हैं इनके स्टॉक्स। हम इनके क्या कर लेते हैं, एक तरह से जब हमने उन कंपनीज को पैसे दिए तो एक तरह से हमने उनके शेयर खरीद लिए, उनके स्टॉक्स खरीद लिए। स्टॉक्स में मतलब बेसिकली आता है ओनरशिप। अगर मैंने किसी बड़ी कंपनी का एक स्टॉक खरीद लिया तो क्या मैं उसका ओनर बन गया? यस, हाँ, मैं उसका 0.00000001% ओनर ही हूँ, क्योंकि वो कंपनी तो बहुत ज़्यादा महंगी है, मैंने तो बहुत ही छोटा सा उसको स्टॉक खरीद लिया, तो हाँ मैं उसका फिर भी ओनर बन जाऊंगा, इवन तो मैं 0.0001% ही उसका ओनर हूँ। तो बेसिकली ऐसे क्या है, कंपनी को पैसे भी मिल जाते हैं और मेरे पास स्टॉक या शेयर भी आ सकते हैं जो मैं किसी और इंसान को भी बेच सकता हूँ। ये बेसिक तरीका है। ठीक है, आप खुद सोचो, मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने उस कंपनी को पैसे क्यों दिए? क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है ये जब अच्छा परफॉर्म करेगी तो मेरी जो ओनरशिप है ना, मैंने सपोज कंपनी को 100 रुपये दे के एक स्टॉक खरीद लिया, उस कंपनी में एक ओनरशिप खरीद ली, अभी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी तो मेरा दोस्त बोलेगा यार मुझे भी ना इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है क्योंकि जो कंपनी है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मैं क्या बोलूँगा, देख मेरे पास 100 रुपये का एक स्टॉक है, तू मुझसे ये 110 रुपये में खरीद ले और तू ले ले ये ओनरशिप। और ये दोस्त ले भी लेगा मुझसे ओनरशिप, क्यों? क्योंकि इसको पता है ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मैंने 100 में लिया था, मैंने इस स्टॉक को अपने दोस्त को 10 रुपये में बेच दिया, तो मेरे 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में पहली बार मैंने स्टॉक इसलिए खरीदा था क्योंकि मुझे पता है ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, फ्यूचर में और भी लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, इसके कारण स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी और मुझे प्रॉफिट होगा। तो मतलब मैंने अपने प्रॉफिट के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। लेकिन क्या सिर्फ मैं इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ और क्या सिर्फ इंडियंस ही इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, बहुत सारे फॉरेनर्स भी हैं, इनको भी तो पैसे कमाने हैं। और देखो इंडिया की जो पिछले साल की फाइनेंशियल ईयर जो 24 था, इसकी ग्रोथ थी 8.2%। ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इवन दो इस साल जो लोग बोल रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो 6.5 से 7% होगी जीडीपी की, बट फिर भी जो पिछले साल की ग्रोथ थी काफ़ी इंप्रेसिव थी। तो बहुत सारे फॉरेनर्स को लगता है ना कि भाई इंडिया में इतनी अच्छी ग्रोथ है, ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इसी पे पैसे डालते हैं या इस कंट्री के अंदर जो कंपनीज हैं उनमें ही इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फॉरेनर्स ने क्या करा, इंडिया में इन्वेस्ट करना चालू करा। अब ये फॉरेनर्स कौन से हैं, किस टाइप के हैं? ये मल्टीपल टाइप के हो जाते हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है, इन्हीं को बोलते हैं, इन्हीं को बेसिकली बोला जाता है FPI। ठीक है, ये जो फॉरेनर्स जो इंडिया में कंपनीज में प्रॉफिट बनाने के लिए उनके स्टॉक्स खरीद लेते हैं छोटे थोड़े थोड़े, इनको बोल देते हैं हम FPI। यही है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, सिंपल। अब देखो डेफिनेशन, इन्वेस्टर्स सीकिंग टू इन्वेस्ट इन अ कंट्री आउटसाइड ऑफ देयर ओन, सिंपल डेफिनेशन। और देखो अब जब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो ये लाइन बहुत ही सिंपल हो गई हमारे लिए। देन FPI जनरली इंटेंड्स टू इन्वेस्ट मनी इनटू फॉरेन कंट्री स्टॉक मार्केट। ठीक है, कोई US में बैठा है, उसने इंडिया की एक कंपनी के अंदर इंडिया के ही स्टॉक मार्केट में खरीद लिया कंपनी का स्टॉक या शेयर, तो वो एक US में जो पर्सन बैठा था वो बन गया FPI। ठीक है, और FPI जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी, वही इन सबको रेगुलेट करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो FPIs है ना, उनमें भी मल्टीपल लोग आते हैं। कौन कौन आता है? कुछ स्मॉल इन्वेस्टर आते हैं, कोई US में 2-3 लोग हैं, उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया,
या एक ही पर्सन है जिसने इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, एक तो ये हो गया। कुछ होते हैं एफआईआई, ये कौन है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सपोज यूएस में एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत सारे हजारों लोगों का पैसा लिया और ऐसा बोला कि आप मेरे कंपनी में पैसे डालो, मैं आपको ना 2-3 साल में इस पे 20% रिटर्न कर दूंगा। सपोज इसने ऐसा बोला, तो ये जो यूएस की कंपनी है ये 20% कैसे दे पाएगी इनको? तो ये कंपनी क्या करेगी, ये इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देगी। और क्योंकि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो कैसे ना कैसे करके 20% से ज़्यादा रिटर्न तो आ ही जाएगा और ये कंपनी इतना प्रॉफिट देके इन लोगों को रिटर्न दे भी देगी। तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी होगी ना। तो यही एक तरह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, सिंपल। तो ये वो एफपीआईज हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल का तो केस यहाँ पे देख लिया ना हमने, ये है इंस्टीट्यूशनल वाले। अब वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या वो एफआईआईज जो कि उन कंट्रीज में आते हैं जो कि एफएटीएफ की मेंबर हैं, उनको बोल देते हैं क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स। एफएटीएफ क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एफएटीएफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनी है मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। मतलब ये उन कंट्रीज पे थोड़ा सा प्रेशर बनाती है, ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालती है जो कंट्रीज मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजन पे काम नहीं कर रही, या फिर जो कंट्रीज अपने कंट्री के अंदर टेरर फंडिंग करती हैं, तो उनके अगेंस्ट ये थोड़ा प्रेशर बनाती है, उनके अगेंस्ट वो कभी कभी सैंक्शंस भी लगा देती है। तो ये एफएटीएफ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो मेंबर्स हैं एफएटीएफ के, वो कंट्रीज हो गए ना जो काफ़ी एथिकल होगी कंपैरेटिवली, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग कम होगी, तो इन्हीं को क्वालिफाइड बोल दिया जाता है। मान लेते कोई इंसान है जो कि पाकिस्तान से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो क्वालिफाइड नहीं है। हाँ, वो एफआईआई तो है, लेकिन क्या आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो? वी डोंट नो, शायद हाँ शायद नहीं। लेकिन कोई अगर फ्रांस से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो चांसेस कि वो टेरर फंडिंग कर रहा है उसके बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए हम उसको क्वालिफाइड मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एफएटीएफ का मेंबर है फ्रांस। तो बस यही इसका मतलब है। तो ओवरऑल एफपीआई क्या होता है? एफपीआई का फॉर्मूला क्या है? एफआईआई प्लस क्यूएफआई प्लस बाकी स्मॉल इन्वेस्टर। तो ये पूरी एफपीआई या एफआईआई की न्यूज़ है। अब आते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, अब आते हैं न्यूज़ पे कि हो क्या रहा है। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो, अगर मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट गिरने वाला है, तो मैं क्या करूँगा? जो मैंने पैसा इन्वेस्ट करा था ना, वो पैसा मैं अपने हाथ में ले लूँगा वापस, क्योंकि मुझे चाहिए सेफ्टी। ठीक है। अब आप खुद ही देखो कि स्टॉक्स की वैल्यू या शेयर मार्केट की वैल्यू ऊपर भी जाती रहती है, नीचे भी जाती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है। लेकिन अगर मैंने अपना पैसा मेरे घर में रख लिया, मेरे लॉकर में रख लिया, तो शॉर्ट टर्म में मेरे जो पैसे की वैल्यू वो इतनी तेज़ी से फ्लक्चुएट नहीं करेगी। ठीक है। अगर मुझे लगता है स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, तो मैं अपना पैसा उठा के यहाँ पे स्टॉक मार्केट में डाल दूंगा। लेकिन अगर मुझे पता नहीं है स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म करने वाला है, या मुझे लगता है स्टॉक मार्केट गिरेगा, तो मैं पैसा निकाल के वापस अपने लॉकर में रख लूँगा। ठीक है। या फिर कोई गोल्ड खरीद लूँगा, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा इतनी फ्लक्चुएट भी नहीं करती जितनी स्टॉक की कर रही है। ठीक है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे हो क्या रहा है। तो वैसे ही जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी ऐसे ही एक्ट करते हैं। बहुत सारे फॉरेनर्स ने इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करा, लेकिन मान लेते चाइना कि गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि वो बहुत सारी कंपनीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी। इसका क्या मतलब है? अगर चाइना की गवर्नमेंट बोल रही है कि वो बहुत सारी कंपनीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, और उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा पैकेज लॉन्च करा जिसको बोल दिया स्टिमुलस पैकेज, तो जो फॉरेनर्स है वो क्या सोचेंगे? अरे, चाइना के अंदर तो गवर्नमेंट इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है ग्रोथ को, चलो इंडिया के मार्केट से पैसे निकालते हैं और चाइना के मार्केट में डाल देते हैं। सिंपल। क्योंकि उनको लग रहा है कि चाइना में ज़्यादा उनको अब ग्रोथ मिलेगी, तो उन्होंने क्या करा? इंडिया से पैसे निकालने चालू कर दिए। एक तो ये चीज़ हो जाती है। अब इससे क्या होता है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऐसे तो ग्लोबली बहुत सारी न्यूज़ आ सकती है। तो क्या लोग ऐसे ही स्टॉक मार्केट से इंडिया के पैसे निकाल सकते हैं और वापस लगा भी सकते हैं? यस। इसके कारण क्या होता है? बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती है और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो जाती है स्टॉक मार्केट में इंडिया के। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो कि इंडिया फेस करता है। एनीवे, और क्या होगा? सपोज यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ जाती है। बॉन्ड यील्ड का बढ़ना मतलब कि सपोज जो यूएस गवर्नमेंट है ना, यूएस गवर्नमेंट भी पैसे कमाने के लिए, या पैसे कमाने नहीं, अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड करने के लिए यूएस गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए, लेकिन उनके पास पैसों की मान लेते कमी है। तो क्या करेंगे? वो लोगों को बोलेंगे कि आप हमें लोन दे दो। आम जनता से या बैंक्स से वो लोन मांग रहे हैं। ठीक है। तो लोन कैसे मांगेंगे? बोलेंगे चलो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं,
इस कॉन्ट्रैक्ट पे वो लिख देंगे कि आप हमें ना इसका इतना लोन ले रहे हो, इतना लोन आप हमें दे रहे हो और हम आपको इतना परसेंटेज जो उस पर ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो आपको पे कर देंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसी को बॉन्ड बोला गया है। बस सिंपल कॉन्ट्रैक्ट को ही बॉन्ड बोल दिया। तो यूएस गवर्नमेंट ने लोगों को बॉन्ड दे दिया या कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उसके बदले यूएस गवर्नमेंट ने लोन ले लिया। और यूएस गवर्नमेंट क्या करेगी, अब इंटरेस्ट जो है, परसेंटेज जो है, इस बॉन्ड होल्डर को देती जाएगी, देती जाएगी, देती जाएगी। तो अब आप देखो, जो बॉन्ड यील्ड है, मतलब जितना फायदा हो रहा है इंसान को जिसके पास बॉन्ड है, वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो वो इंसान क्या करेगा, वो इंसान इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसे निकालेगा और यूएस का बॉन्ड खरीद लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ रही है। अब बॉन्ड यील्ड थोड़ा और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसमें अभी नहीं जाएंगे, बट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ जाते हैं कि इंडिया में एफआईआई आउटफ्लो, जो सपोज बहुत सारे लोग इंडिया, जो बहुत सारे फॉरेनर जो हैं वो इंडिया का मार्केट छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम्स में और स्टेटमेंट्स लिखे होंगे। तब आपको पता होना चाहिए कि कोई इंसान इंडिया का मार्केट छोड़ के बाहर तभी जाएगा जब उसको वहाँ पे या तो फायदा हो रहा हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, या फिर जो इंडिया का मार्केट है गिर रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो, तभी जाएगा वो। वरना तो इंडिया को ही प्रेफर करेगा, क्योंकि इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अब न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये बोल रही है कि अक्टूबर में जो एफपीआई है और जो एफआईआई है ना, इनका आउटफ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ही ज़्यादा, रिकॉर्ड बढ़ गया। और इसी को पुल बैक बोला गया है, आउटफ्लो को ही दूसरी जगह से पुल बैक ही बोल दिया गया है। ठीक है, एंड इसलिए जो वॉलेटिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है ना। कभी पैसा आया एकदम से इंडियन मार्केट में और अगले ही महीने इतना सारा लोग, इतने सारे फॉरेनर्स अपना पैसा निकाल के चाइना में इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने, या फिर यूएस में इन्वेस्ट कर दिया। तो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे आ गई एफआईआई के एग्जिट के कारण। ठीक है, ये है। लेकिन न्यूज़ बोल रही है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो इंडिया में ही ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने मार्केट को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया है, बस इतनी सी न्यूज़ है। अब ये जो एफआईआईज हैं, एफपीआईज हैं, ये इंडियन मार्केट छोड़ के क्यों गए हैं, बोल रहे हैं कि चाइना ने बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज अभी रिलीज़ करा है, जो भी मैंने आपको बताया। यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है वो काफ़ी बढ़ रही है, जिसके कारण लोग अब इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे इंडियन मार्केट की जगह, और ये फॉरेनर्स ही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। डोमेस्टिकली क्या है, इंडिया में भी क्या हो रहा है कि जो लोगों की अर्निंग्स है ना, वो इतनी नहीं बढ़ी, लेकिन जो स्टॉक्स है हमारे, वो हम मानते हैं कि वैल्यूएशन उनकी काफ़ी ज़्यादा है, हाई वैल्यूएशन है या वो ओवर वैल्यूड है। मतलब सपोज आप रिलायंस का कोई शेयर खरीदने जा रहे हो और आपको लगता है यार ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो जो कंपनी है वो भी तो काफ़ी अच्छी है ना, इसलिए आपको लगेगा चलो ठीक है, शेयर तो एक्सपेंसिव है, लेकिन वो कंपनी जो है वो इतना एक्सपेंसिव शेयर डिजर्व करती है। लेकिन बहुत ही रैंडम छोटी सी कंपनी है, उसका शेयर भी बहुत एक्सपेंसिव है, तो आपको क्या लगेगा कि इसका शेयर तो ओवर वैल्यूड है, उसकी इतनी वैल्यू ही नहीं है जितना वो मुझसे पैसा मांग रहा है उसके स्टॉक की, तो इसको कहते हैं ओवर वैल्यूड। तो ये माना जाता है कि ओवरऑल जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है, अगर आप उसको नेट देखो उसका, तो वो नेट ओवर वैल्यूड है। इसके कारण जो लोग हैं उसको सेल कर रहे हैं। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको पता होनी चाहिए। तो इन्हीं स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चंस अब बन रहे हैं, इसलिए मैंने आपको वो जो स्टैटिक पोर्शन है उसका थोड़ा और डिटेल में समझाया है। नेक्स्ट न्यूज़, मेडिकल डिवाइसेस मार्केट टू बी $30 बिलियन बाय 2030। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस बहुत ही ज़रूरी है इंडिया के लिए। क्यों? अगर हमें हेल्थ को हर जगह पहुंचाना है, हेल्थ का यूनिवर्सलाइजेशन करना है पूरे इंडिया में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो मेडिकल डिवाइसेस हैं वो थोड़े सस्ते हो, वो थोड़े चीप हो, एंड वो एक्सेसिबल भी हो। ऐसा नहीं कि मेडिकल डिवाइसेस सिर्फ अर्बन एरियाज़ में है या फिर सेमी अर्बन एरियाज़ में है पर रूरल एरियाज़ में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेडिकल डिवाइसेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, डायबिटीज़ कैलकुलेटर, बेसिक हेल्थ मॉनिटर, फिर जितने भी डिवाइसेस डॉक्टर्स यूज़ करते हैं कुछ ना कुछ डायग्नोस्टिक करने के लिए, वो सारे मेडिकल डिवाइसेस होते हैं। तो ये इनकी एक्सेस और इनकी अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, उस पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है। गवर्नमेंट बोल रही है, ये गवर्नमेंट का ही बेसिकली एक स्टेटमेंट है कि इंडिया में गवर्नमेंट ने बहुत असिस्टेंस दिया है, फिर भी जो मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण ढंग से नहीं हो पा रही है, और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 500 करोड़ की अभी स्कीम लॉन्च करी है, जिसमें वो इन एरियाज़ पे फोकस करेंगे ताकि मेडिकल डिवाइसेस का जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में बढ़े। ये कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, देखो ये जो स्कीम है या इसमें ये जो 500 करोड़ है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेडिकल डिवाइसेस के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ फोकस की ज़रूरत है, जो यहाँ पे लिखा है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ की कंपोनेंट्स, देन स्किल डेवलपमेंट, ये भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग उन मेडिकल डिवाइसेस को
हैंडल करेंगे या जो लोग उन मेडिकल डिवाइसेस को बना रहे हैं, इनकी स्किलिंग, अप स्किलिंग भी करनी ज़रूरी है। ठीक है। देन सपोर्ट ऑफ द क्लिनिकल स्टडीज। अब देखो मेडिकल डिवाइसेस जब बनेंगी तब सिर्फ उनकी मैन्युफैक्चर ही नहीं, उनके पीछे पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है कि वो मेडिकल डिवाइसेस किन फिजिक्स प्रिंसिपल्स पे काम कर रही है, क्या उसमें कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल भी हमने डाला है जिससे कुछ चीज़ें डिटरमाइन करना ईजी हो जाए। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। देन कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना तो ज़रूरी है, और देखो ओवरऑल इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना ज़रूरी है ताकि नई नई कंपनीज निकल के आएँ और मेडिकल डिवाइसेस को प्रमोट करें और उनको मैन्युफैक्चर करें इंडिया के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट डेटा है मेंस के लिए कि इंडिया का जो मेडिकल डिवाइस मार्केट है वो अभी $14 बिलियन ही है, लेकिन 2030 तक वो $30 बिलियन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में हेल्थ के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इस डेटा को मेंशन कर सकते हो। मेडिकल डिवाइसेस पर ही क्वेश्चन एक बन जाए तो ज़रूरी हो जाएगा इस पर्टिकुलर डेटा को मेंशन करना। नेक्स्ट न्यूज़, फाइनेंस मिनिस्टर टेल्स RRBs टू डेवलप प्रोडक्ट्स फॉर MSME। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है क्योंकि इसमें कुछ अगेन स्टैटिक का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सो RRBs क्या है, ठीक है, व्हाट आर दीज RRBs, पहले इनको समझते हैं फिर हमें न्यूज़ आसान से समझ में आ जाएगी। RRB का फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक्स। अब इसके नाम से ही आपको इन बैंक्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। ये ऐसे एक्चुअली क्या है, जो ज़्यादातर बड़े बड़े बैंक ब्रांचेज हैं वो बिग सिटीज़ के अंदर है, ठीक है, वो बिग सिटीज़ के अंदर है। और जो बैंकिंग पेनिट्रेशन है, मतलब वो जो बैंक्स हैं वो इंडिया के दूर दराज इलाकों में, रिमोट एरियाज में कितने अंदर तक पहुंच चुके हैं, उन्हीं को कहते हैं बैंकिंग पेनिट्रेशन। तो जो जनरल बैंक्स थे वो सिर्फ सिटीज़ में ही थे और रूरल एरियाज में बिल्कुल भी नहीं थे, और जो बैंकिंग पेनिट्रेशन था वो बहुत ही कम था। तो इसीलिए 1975 में नरसिम्हम कमेटी आती है। ये नेम आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी। नरसिम्हम कमेटी ऑन रूरल क्रेडिट रेकमेंड करती है कि रीजनल रूरल बैंक्स को बनाया जाए। इससे क्या होगा, रूरल इलाके में ही रीजनल बैंक्स बन जाएंगे, जिससे टोटल नंबर ऑफ बैंक्स रूरल इलाकों में बढ़ जाएंगे, सिंपल। और इसलिए रीजनल रूरल बैंक्स को बनाया गया। तो उनका एम ही ये है, ठीक है, उनका एम ही ये है ताकि वो एग्रीकल्चर के लिए या रूरल सेक्टर में जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, जो माइक्रो स्मॉल या फिर मीडियम एंटरप्राइज होती हैं, जिनको MSME बोला जाता है, उनको वो लोन और क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करें। बेसिकली यही एक मतलब है। और बाकी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है या फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, जैसे इंश्योरेंस, देन डिपॉजिट फैसिलिटी, लोन, ये सारी चीज़ें भी वो रूरल में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको डिफरेंट काम के लिए प्रोवाइड करें। इसलिए रीजनल रूरल बैंक बनाए गए हैं 1975 के बाद से, ठीक है। और ये जो रीजनल रूरल बैंक है, इसलिए इसमें ना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का एक टारगेट सेट करा गया। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मतलब RBI ने बोला है कि रीजनल रूरल बैंक को अपना 75% जो लोन है ना, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को देना ही पड़ेगा प्रायोरिटी से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखो रीजनल रूरल बैंक है, अगर आपने रूरल एरिया में बना भी दिया, और हर बैंक का, ज़्यादातर बैंक्स का पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग। तो ये जो बैंक है ना, ये रूरल एरिया में भी जो बड़े बड़े बिग फार्मर्स हैं उनको ही ये लोन देगा, या बड़े बड़े जो ज़मींदार हैं उनको ये लोन देगा, क्योंकि उससे रीजनल रूरल बैंक का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। वो छोटे छोटे फार्मर्स को लोन नहीं देगा। हो सकता है छोटे जो MSME है, कॉटेज इंडस्ट्री है, उनको लोन ना दे। इसलिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फिक्स कर दी कि भाई 75% जो आपका लोन है वो प्रायोरिटी से छोटे लोगों के पास, छोटे लोग मतलब फाइनेंशियली जो थोड़े से वीक हैं, सोशली जो थोड़े से डिस्क्रिमिनेटेड हैं, उनके पास ये पैसा जाना ज़रूरी है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बाकी जो बैंक्स है ना, उनके पास 40% की लिमिट है कि उनको कम से कम 40% जो अपना लोन है प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना पड़ेगा। लेकिन रीजनल रूरल बैंक्स की जो लिमिट है ये 75% है, ये आपको ध्यान रखनी है। एंड ये जो RRB है ये बनते हैं 3 लोगों के या 3 एंटिटीज़ के साथ आने से। इसमें आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सरिंग बैंक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 50% इन्वेस्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट 15% इन्वेस्ट करती है, और जो बचा हुआ 35% है ये कोई तीसरा या कोई रैंडम बैंक इन्वेस्ट कर देता है, और इसी बैंक को कह देते हैं स्पॉन्सरिंग बैंक। सिंपल, ये बैंक कोई भी हो सकता है। यूजुअली जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो बहुत सारे रीजनल रूरल बैंक्स का स्पॉन्सर बैंक बना हुआ है। तो अब इस न्यूज़ में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो रीजनल रूरल बैंक्स को कह रही है कि प्लीज़ आप MSME के प्रोडक्ट्स पे और ज़्यादा फोकस करो, उनको और ज़्यादा रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करो। एंड स्पॉन्सर बैंक्स जो है ना, उनको भी बोल रही है कि प्लीज़ आप भी रीजनल रूरल बैंक्स को और ज़्यादा पुश करो, ताकि वो छोटे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ हैं, उनको भी वो फाइनेंशियल
हेल्प दे पाए। नेक्स्ट, इनएक्टिवेटेड कोविड-19 वैक्सीन कोरोनावैक एसोसिएटेड विद टीटीपी। अब ये एक न्यूज़ आई है, एक तरह से आर्टिकल्स आई है, बट इसमें बहुत सारी डिटेल्स है जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो डिटेल्स इंपॉर्टेंट है उस पे वो यहाँ पे मेंशन है। एक स्टडी ने ये पाया है कि कोविड-19 की एक वैक्सीन थी कोरोनावैक। कोरोनावैक को बनाया था साइनोवैक बायोटेक ने। एक टाइम था जब इस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे थे कि किस वैक्सीन को किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, बट ये टाइम थोड़ा सा बीत चुका है। लेकिन क्योंकि अब ये न्यूज़ नहीं आई है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में या फिर किसी रिलेटेड एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में पूछ लिया गया तो आई विल रिकमेंड कि आप इसको याद रखो। तो स्टडी सजेस्ट करती है कि ये जो वैक्सीन है इसके कारण एक टीटीपी करके जो कंडीशन है वो चालू हो रही है लोगों के अंदर। टीटीपी क्या है? थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा। तो ये जो पर्टिकुलर एक कंडीशन है, इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं छोटी छोटी वेसल्स के अंदर। एंड ऑब्वियसली जब ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं तो ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आती है एंड इससे हार्ट अटैक के भी सिम्टम्स बन जाते हैं। तो बस इतनी ही से ही एक न्यूज़ थी। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि टीटीपी फिलहाल न्यूज़ में था, बताओ क्यों। एक और क्वेश्चन बन सकता है टीटीपी न्यूज़ में था, बताओ ये क्या है। कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कैटरपिलर फंगस कैन स्लो डाउन ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स। अभी ना इस पे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, बिकॉज वो पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव इम्पैक्ट ऑन कैंसर ट्रीटमेंट। मतलब इनमें से वो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 4-5 ऑप्शन दे देंगे, आपको अरेंज करना होगा उनको। और क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से वो तरीके हैं जिनसे कैंसर ट्रीटमेंट करा जा सकता है। और एक मतलब 3-4 ऑप्शन होंगे जो बहुत ही सिंपल होंगे, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। एक ऑप्शन लिखा होगा कि फंगस कैन बी यूज्ड टू ट्रीट कैंसर। अब तब आप स्टेटमेंट को पढ़ के सोचोगे कि यार फंगस से कैंसर ट्रीट हो सकता है या नहीं। तो वो स्टेटमेंट यूपीएससी के पास कहाँ से आया? ऐसे ही न्यूज़ से उठा के वो क्वेश्चन यूजुअली पूछ लेते हैं इसी तरह से। तो ये आपको बताना चाहिए कि कैटरपिलर फंगस कैन स्लो द ग्रोथ ऑफ द कैंसर सेल्स। लेकिन अब ऐसे कैसे? सी, एक कैटरपिलर फंगस या नॉट जस्ट फंगस बट कोई भी जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ना कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। हमारी बॉडी में भी बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो फंगस के अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं कैटरपिलर फंगस के द्वारा, ये इसमें ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो कि अगर हमने कैंसर का जो सेल है उसके पास उसको छोड़ दिया तो वो जो कैंसर सेल के अंदर जो ग्रोथ सिग्नल है ना वो रुक जाते हैं, वो खत्म हो जाता है और उनमें इंटरप्शन आ जाता है। तो अगर कोई कैंसर का सेल है उसमें ये कॉर्डिसेपिन करके केमिकल है उसके पास आ गया और इस कॉर्डिसेपिन ने इस कैंसर सेल का ग्रोथ का जो सिग्नल है उसको ब्लॉक कर दिया, तो ये जो कैंसर सेल है ये फैल ही नहीं पाएगा और कैंसर वहीं लिमिट हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये तरीका है। इस न्यूज़ से आपको एक तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। दूसरी चीज़, जो कॉर्डिसेपिन है इसका भी आपको नाम ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। वो प्रीलिम्स में इस चीज़ को लिख देंगे कि कॉर्डिसेपिन अभी न्यूज़ में था, बताओ क्यों, वाई वॉज इट इन न्यूज़। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़, वाई कंबोडियाज H5N1 रीअसॉर्टेंट वायरस नीड्स क्लोज मॉनिटरिंग। अगेन ये बहुत ही ज़्यादा हैवी लोडेड एक आर्टिकल है, बट इसमें से हमें उन्हीं पर्टिकुलर स्निपेट्स को देखना है जिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो इस न्यूज़ में क्या लिखा है कि 2014 में एक H5N1 वायरस रिपोर्ट हुआ था कंबोडिया में, पोल्ट्री के अंदर। पोल्ट्री में यूजुअली आता है जो हैन होती है या मुर्गी, तो उनके अंदर H5N1 रिपोर्ट हुआ था। अब देखो, ये अगर पोल्ट्री के अंदर रिपोर्ट हो रहा है तो ये किस टाइप का वायरस है? ये एक एवियन इन्फ्लुएंजा है, मतलब ये एक बर्ड फ्लू का वायरस है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो H5N1 पहले बात तो एक वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है, फंगस नहीं है, एक वायरल वेरिएंट है। दूसरी चीज़, ये एवियन इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, मतलब ये बर्ड फ्लू कॉज करता है। जो बर्ड्स हैं उनके अंदर ये वायरल इन्फेक्शन फैलता है। लेकिन 2014 में देखा गया था कंबोडिया में कि एक ह्यूमन केस भी था H5N1 का, जो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था क्योंकि ये क्या था, एक बर्ड में ही फैलने वाला वायरस था। और हमने देखा 2014 में कि ये एक इंसान में भी फैल जाता है। ऑलमोस्ट 10 साल बाद 2023 में देखा गया कि एक और ह्यूमन स्पिल ओवर इवेंट होता है। ह्यूमन स्पिल ओवर मतलब, स्पिल ओवर क्या होता है कि कोई चीज़ धुल जाती है, उसको कहते हैं स्पिल ओवर। तो ये पूरा जो वायरस है
ये बर्ड्स के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। जो hen है वो एक टाइप की बर्ड ही तो है, वो बर्ड्स के अंदर ही होता है, लेकिन कभी कभी ये जंप करके ह्यूमंस में भी आ जाता है, इसी को ह्यूमन स्पिल ओवर कहते हैं। सिंपल। तो ये है। तो इन्वेस्टिगेशंस ने बोला है कि ये जो केसेस हैं ये इनफैक्ट पोल्ट्री के अंदर ही होते हैं, और कभी कभी गलती से ह्यूमन स्पिल ओवर भी हो जाता है इस वायरस का, ये ह्यूमन में भी आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये ह्यूमन में आता है तो ये ऐसा कोई नॉर्मल सा फ्लू नहीं है, इससे डेथ भी हो सकती है। तो ये काफ़ी फेटल एक वायरस, आपको ध्यान रखना है कि ये है। लेकिन फॉर्चुनेटली कोई ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अब तक ऑब्जर्व नहीं करा गया। देखो ऐसे ही स्टेटमेंट आते हैं, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ जाएगा दैट H5N1 इज अ वायरस विच जम्प्स फ्रॉम बैट्स टू ह्यूमन, मतलब वो बैट से ह्यूमंस में आता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सी, पॉसिबल है, लेकिन यूजुअली जो H5N1 है वो पोल्ट्री से आता है, वो बर्ड से आता है, और बैट एक मैमल है, तो ये गलत हो गया। फिर एक और स्टेटमेंट आ सकता है कि जो H5N1 है वो ह्यूमंस, वो एक बर्ड फ्लू है, मतलब वो एवियन इन्फ्लुएंजा है, लेकिन ह्यूमंस में नहीं होता। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि हमने देखा है कभी कभी ह्यूमन स्पिल ओवर हो जाता है। एक स्टेटमेंट और आ सकता है कि H5N1 ह्यूमंस में आता है और दूसरे ह्यूमंस में भी फैल सकता है, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन जो इसका ट्रांसमिशन है वो पॉसिबल है। लेकिन वो स्टेटमेंट भी गलत होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। ये आपको ध्यान रखनी है ये सारी चीज़ें। इसमें जो H5 और N1 है, इसका मतलब क्या है? ये कुछ प्रोटीन्स है जो कि वायरस के ऊपर होता है, ठीक है। वायरस जो है उसके सरफेस पे जो प्रोटीन्स हैं वो H5 और N1 उन्हीं प्रोटीन्स का नाम है। इतना ही आपको पता होना चाहिए। वायरस जो है ये कॉन्स्टेंटली म्यूटेट होते रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं, और उनके नए नए वेरिएंट्स बन जाते हैं। और यहीं से एक नया टर्म निकल के आता है जिसको बोलते हैं क्लेड। तो ईच क्लेड रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ वायरस स्ट्रेन्स दैट शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। तो वायरस क्या है? जो एक H5N1 वायरस है वो एक जगह था, वो होते 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 बहुत दूर दूर जगह तक फैल गया, ठीक है। अब बहुत साल बीत गए, तो ये जो वायरस था ये इस डायरेक्शन में गया था, ये वायरस का कुछ ग्रुप इस डायरेक्शन में गया था। बहुत साल बाद इवोल्यूशन और म्यूटेशन के कारण ये जो वायरस है ना, कुछ साल बाद इस वायरस के स्ट्रेन से काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोल देंगे क्लेड ऑफ वायरस। ये टर्म आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे आ जाते हैं टर्म्स। प्रीलिम्स में लिखा होगा कि जो टर्म क्लेड है ये किससे एसोसिएटेड है, या ये न्यूज़ में क्यों था, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। बट इतना ही आपको ध्यान रखना है, इसी टाइप से जो क्वेश्चंस है वो फ्रेम होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडिया विल फेल टू मीट 2025 टीबी एलिमिनेशन टारगेट। ये थोड़ी सी सैड न्यूज़ है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस एक डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया से होती है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एक बैक्टीरिया से डिजीज़ है, ठीक है, और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बेसिकली लंग्स के अंदर। हो क्या रहा है कि इंडिया ने 2018 के अंदर ये एक टारगेट बनाया था कि 2025 तक हम इंडिया में टीबी को ख़त्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। और ये जो टारगेट था ना 2025 का इंडिया का, ये जो ग्लोबल टारगेट था उससे 5 साल पहले था, क्योंकि इंटरनेशनल टारगेट है 2030 कि इंटरनेशनली वर्ल्ड में हम टीबी को ख़त्म कर देंगे। ये जो टारगेट लिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये जो गोल्स है ये 2030 का है कि हम 2030 तक वर्ल्ड में टीबी को एलिमिनेट कर देंगे। इंडिया ने एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट लिया कि नहीं नहीं नहीं, हम तो 5 साल पहले ही टीबी को ख़त्म कर देंगे 2025 तक। लेकिन जो अभी खुद की WHO की एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स में कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट किसने रिलीज करी है, तो रिलीज करी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और इंडिया टीबी रिपोर्ट भी रिलीज हुई है। इसमें यह लिखा गया है कि जो 2025 का टारगेट इंडिया ने लिया था वो मिस कर जाएंगे। और जो कंडीशन है ना इससे थोड़ी सी और खराब है। क्यों? देखो, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना उसके अंदर टीबी एलिमिनेशन का मतलब क्या है? उसके अकॉर्डिंग जो 2030 का टारगेट है ना उसका टीबी एलिमिनेशन का, वो है क्या एक्चुअली? वो ग्राउंड पे दिखता कैसा है? वो ऐसा दिखता है कि 2030 तक जो 2030 तक 90% कमी आ जानी चाहिए टीबी डेथ में, और ऑलमोस्ट 80% रिडक्शन होना चाहिए टीबी इंसिडेंस में। मतलब जितने लोग टीबी से मर रहे हैं वो 2015 से 2030 तक वो 90% कम हो जाए वो नंबर। और जो इंसिडेंस है, मतलब जितने लोग टोटल जिनको टीबी है
इंसिडेंस का मतलब ये होता है कि कितने लोगों को एक्चुअली टीबी है। अब जितने भी लोग हैं जिनको टीबी है, सबकी तो डेथ नहीं होती, काफ़ी कम की होती है, बट जो जितने लोगों को टीबी है, वो जो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ पीपल जिनको टीबी है, ये नंबर भी 2015 से 2030 तक 80% गिर जाना चाहिए। तब माना जाएगा कि जो एसडीजी का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल का टीबी एलिमिनेशन टारगेट है वो पूरा हो गया। इंडिया क्या बोल रहा है? इंडिया बोल रहा है कि ये जो 90% रिडक्शन इन डेथ है, 80% रिडक्शन इन इंसिडेंट्स है, ये हम 2025 तक ही पूरा कर लेंगे। ये हमने बोला था, बट ऐसा नहीं हुआ। हम बहुत पीछे हैं इस टारगेट से। इनफैक्ट देखो, जब एसडीजी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने ये बोला था कि हम 2030 तक डेथ को 80% कम कर लेंगे, और जो सॉरी डेथ को 90% कम कर लेंगे, और इंसिडेंट्स को 80% कम कर लेंगे। कहाँ से? कब से? 2015 से। तो 2025 में भी तो कुछ कम हुआ होगा, ठीक है, और फिर 2030 तक पहुंच जाएंगे। तो 2025 का क्या टारगेट था उनका? 2025 का टारगेट था कि जो 75% हम डेथ को कम करेंगे और 50% हम इंसिडेंट्स को कम कर देंगे। तो 2030 का टारगेट था कि 2015 से जो डेथ है वो 90% कम हो जाए, और 2025 तक कम से कम 75% तो जो डेथ है वो कम होनी चाहिए। और जो टोटल नंबर ऑफ केसेस थे, उनका क्या टारगेट था कि 2015 से 2030 तक 80% जो केसेस हैं उनका नंबर कम हो जाना चाहिए। लेकिन 2025 तक तो एटलीस्ट कम से कम 50% तो जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है वो कम हो जाना चाहिए। इंडिया का क्या एम्बिशन था? इंडिया का एम्बिशन था ये जो 2030 का टारगेट है ना ग्लोबल, वो हमें 2025 में ही पूरा करना था। लेकिन रियलिटी ये है कि हम ये जो 2025 वाला टारगेट था इसको भी पूरा नहीं कर पाए। तो बहुत दूर की बात है कि हम 2030 वाला टारगेट भी पूरा कर पाते 2025 तक। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डेटा को आप GS2 में यूज़ करोगे, इस डेटा पे प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इस डेटा को आप ऐसे के अंदर लिख सकते हो, और ये डेटा आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टीबी पेशेंट्स। जो ग्लोबल टीबी बर्डन ग्लोबली इंडिया में सबसे ज़्यादा है। इसलिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की। और इंडिया अगर हमारा अपना खुद का टारगेट पूरा नहीं कर पाया, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का 2025 का टारगेट था वो भी पूरा नहीं कर पाया, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया में जो 2023 में इंसिडेंस रेट है वो है 195 पर 1 लाख। मतलब हर 1 लाख लोगों में से 195 लोगों को टीबी है, और हर 1 लाख लोगों में से 22 लोग टीबी के कारण उनकी डेथ हो जा रही है। तो आई विल रिकमेंड ये डेटा भी आप याद रखो, ये तो डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि जो रिडक्शन है इंसिडेंस रेट में वो 18% कम हो गया 2015 से 2023 तक। लेकिन हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट था 80% कम हो जाना, लेकिन हम सिर्फ 18% ही कम कर पाए हैं। WHO का टारगेट था 50% कम कर पाना 2025 तक, वो भी हम पूरा नहीं कर पाए। बट फॉर्चुनेटली चलो कुछ तो रिडक्शन हुआ। तो ये थी आज की न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। सी यू द नेक्स्ट वन एंड हैव अ गुड डे।